हेलो एवरीवन, दिशा लो क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके सभी पेपर्स जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। सो सबसे अच्छी बात है कि इंटरप्रिटेशन में सेक्शंस नहीं है, इसलिए खुश हो जाइए। आज मैं आपसे नहीं कहूंगी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई सेक्शंस मेंशन नहीं है। लेकिन बुरी खबर ये है कि इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है। पॉइंट्स मतलब जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम में डायग्राम बनाइए या फिर जो है एग्जाम में आप पहले पॉइंट्स मेंशन कीजिए, डेफिनेशन लिखिए, ये कीजिए, इसमें पॉइंट्स है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। जब भी आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है। आप 3 या 4 पेज पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और आप बुक को अपने ऊपर रख करके और सो जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हर बुक को पढ़ने की एक ट्रिक होती है। मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको बताती हूँ कि कैसे किसी बुक के सेक्शन से याद करते हैं, कैसे बुक को पढ़ना है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इंटरप्रिटेशन आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, आप इजीली इस बुक को कवर कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन एक इंपॉर्टेंट बुक इसलिए है क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में ये सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा जेएलओ का एग्जाम होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर, उसमें भी इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए बच्चों आप इंटरप्रिटेशन को छोड़ नहीं सकते। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, राजस्थान में ये जो इंटरप्रिटेशन है ये थर्ड ईयर में कवर होती है। इसके अलावा जेएलओ, आरजीएस सबके इन दोनों एग्जाम्स में आती है। इसलिए आप इंटरप्रिटेशन को ऐसा नहीं कि बस पढ़ के भूलना है, आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो अगले साल जो है यानी कि एग्जाम होने के बाद जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वापस से आपको इस बुक को पढ़ना है। तो इसलिए इस बुक को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़िए। बोरिंग जो है या फिर नींद आना जो है इसको छोड़ करके ये सोचिए कि बुक मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर मुझे एलएलएम करना है तो भी पढ़नी पड़ेगी, अगर मुझे जुडिशरी में जाना है तो भी करनी पड़ेगी। इसलिए जो है इस बुक को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करके समझ के, इसके कंसेप्ट को समझ करके और फिर आप इस बुक को पढ़िए। इंटरप्रिटेशन को आप सबसे पहले यहाँ पे कोई सेक्शंस नहीं है तो आज मैं नहीं कहूंगी कि आप सेक्शंस पहले लिखिए। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन को पढ़ते कैसे हैं, तो आप इस बुक को पहले कुछ पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो एक साथ पढ़ने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है उसका वर्गीकरण, मतलब कानून के रूप में उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसके बारे में। जैसे संशोधन कानून है, समेकन कानून जो है, या फिर जो है दंड कानून जो है, या फिर कर कानून है, ऐसा कुछ वर्गीकरण दिया गया है आपकी 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 बुक्स में। तो आप वहां पे एक चार्ट के थ्रू आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वर्गीकरण, पहला है इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, और तीसरा यहाँ पे है कि इंटरप्रिटेशन जो है आखिर उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जानना है कि आखिर इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बच्चों, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ बनाती है। जैसे कि भारत में 3 जो है हमारे पिलर्स हैं। सबसे पहला है हमारी विधायिका अर्थात लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो है वो हमारी जुडिशरी। 3 जो है भारत के आधारभूत स्तंभ है, 3 पिलर्स है जिन पर पूरा कंट्री खड़ा हुआ है। सबसे पहले विधायिका अर्थात लेजिस्लेटिव, ये हमारे लिए रूल मेकिंग अर्थात कानून बनाने की जो पावर है वो इनके पास है। संसद में कोई कानून बनाया जाता है, जैसे कानून जो है संसद से पास हो जाता है तो फिर दूसरी पावर है वो है एग्जीक्यूटिव के पास अर्थात कार्यपालिका के पास। जब तक राष्ट्रपति उस कानून पे साइन नहीं करेगा तब तक वह कानून भारत में लागू नहीं होगा। इसलिए दूसरा जो हमारा जो जो पिलर है, जो आधारभूत स्तंभ है, वो है कार्यपालिका। लेकिन जब ये कानून भारत में लागू हो जाता है तो उसके लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, कि क्या पार्लियामेंट ने सही तरह से कानून को लागू किया है या नहीं किया है, या फिर भारत में जो कानून बना है, जो भी कानून बनाया है, क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है, क्या वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो को हार्म तो नहीं कर रहा है। तो पूरा उसका वैलिडिटी टेस्ट जो है वो कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो कानून विधायिका ने बनाया है अर्थात हमारी जो संसद ने जो कानून बनाया है उसका वास्तविक आशय क्या था। क्योंकि कानून में केवल शब्द जो है लिख करके विधायिका वहां से साइलेंट हो जाती है, लेकिन उसका रियल में जो इंटरप्रिटेशन है अर्थात उसका रियल मीनिंग है, उसका वास्तविक आशय जो है
वो कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। कि आखिर वहां पर उन शब्दों का जो गवर्नमेंट ने यूज किया है उसका आखिर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन का जो मेन मेन जो है मकसद है वो ये है विधायिका के आशय का पता लगाना। तो फर्स्ट वाले पोर्शन में आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो दूसरा पार्ट जो है इसका वो और भी इजी है। उसमें बताए गए हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है इसके दो सहायक हैं। सबसे पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक में बहुत ही सिंपल है, जैसे कि परिभाषा है, लघु शीर्षक है, दीर्घ शीर्षक, शॉर्ट टाइटल है, लॉन्ग टाइटल है, या फिर जो है टिप्पणियां हैं, या फिर परिभाषा है, परंतु है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। ये सब क्या होते हैं? ये इंटरप्रिटेशन के इंटरनल हेल्पर हैं, आंतरिक सहयोगी हैं। तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इन लाइन जो जो शब्द मैं बता रही हूँ तो ऐसे आपकी बुक में ये मेंशन किए गए हैं, उनके पॉइंट्स लेकर के आप लिख लीजिए कि ये इंटरनल जो है हेल्पर्स हैं, आंतरिक सहयोगी हैं। इसी प्रकार से फिर आप उसी के जस्ट सामने ऊपर लिखिए बाह्य सहयोगी। जैसे शब्दकोश है, विधायी इतिहास है, जैसे पाठ्य पुस्तकें हैं, ये सब क्या है? ये है बाह्य, एक्सटर्नल जो है आपके हेल्पर्स हैं। तो आप लिखना कि इंटरप्रिटेशन के लिए जो है हेल्प के रूप में आप कहाँ से क्या चीज ले सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इसके सहायक हैं उसको लेकर के एक क्वेश्चन आपके एलएलबी के एग्जाम में आता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें डिटेल मत लिखिए, सिर्फ एक पेज पर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब दोनों के जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनको एक लाइन बीच में ड्रॉ करके आप उनको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें ज्यादा आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, ज्यादा केस लॉ भी यहाँ नहीं लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा अगर आपने सही सही पॉइंट्स लिखी हैं तो। दूसरा है आपको क्या करना है, थर्ड जो पार्ट आप करेंगे वहां पे है कुछ कंसेप्ट, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत है जो आपको समझनी है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, अर्थात व्याकरणिक या फिर शब्द जो है शाब्दिक अर्थान्वयन, ये क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, पहला रूल इसका यही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को इंटरप्रेट करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट बताती है कि आखिर कानून में उसका वास्तविक आशय क्या है, कानून जो है उसको बनाने के पीछे विधायिका की क्या इच्छ मंशा रही है। तो वास्तविक आशय कौन बताता है? वो बताता है सुप्रीम कोर्ट। तो ग्रामेटिकल रूल जो है वो बताता है आपको कि विधायिका के जो शब्द हैं उनको उनका नेचुरल मीनिंग देना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लेती हूँ। जैसे एक केस है रामावतार वर्सेस सहायक विक्रय अधिकारी। इस केस में एक क्वेश्चन आया कि क्या पान का जो पत्ता है वो वेजिटेबल में आता है या फिर नहीं आता है। क्योंकि जितनी भी आपकी सब्जियां हैं, जैसे जो भी आपके जो हर्ब्स हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, इन पे टैक्स नहीं लगता है क्योंकि ये वेजिटेबल में आते हैं। लेकिन पान के ऊपर टैक्स लगता है, क्यों? क्योंकि पान जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, जैसे लोग पान खाते हैं तो इसलिए वो उसकी सेल ज्यादा है, तो पान पे टैक्स लगता है, पान के पत्ते पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पान जो है वो वेजिटेबल की परिभाषा में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसका इंटरप्रिटेशन किया। इसी प्रकार से एक और केस है, जिसे सपोज कीजिए कि क्या गन्ना जो है वो वेजिटेबल में आता है। तो एक सरस्वती चीनी मिल्स के नाम से केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गन्ना जो है वो वेजिटेबल की परिभाषा में नहीं आता क्योंकि गन्ने से बनती है चीनी जिसपे लगता है टैक्स। तो इस तरह से बच्चों सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कोई भी शब्द, कोई भी कानून में जो भी शब्द यूज हुए हैं उनको इंटरप्रेट करता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ग्रामेटिकल रूल क्या है। ओके, दूसरा रूल आपको पढ़ना है गोल्डन रूल, जिसे हम बोलते हैं स्वर्णिम नियम। आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल के में ही बताया गया है कि जब कोई कानून है उसका इंटरप्रिटेशन करने में जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कोई असंगति है, कष्ट है, अन्याय है, असुविधा है, तो उसमें उस शब्द का मतलब जो है इतना चेंज किया जाएगा जिससे विधायिका का जो आशय है वो पता लगा सके। तो इसे ही हम कहते हैं स्वर्णिम नियम किया। तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है ग्रामेटिकल रूल क्या होता है। यहाँ पे शब्दों को उनका नेचुरल मीनिंग दिया जाता है। लिट्रा लेजिस, लिट्रा स्पेक्ट्रा, ये दो टर्म्स वहां यूज की गई है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है वो है जो आपका गोल्डन रूल अर्थात स्वर्णिम नियम जो है क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। तीसरा जो है आपको पढ़ना है मिसचीफ रूल, रिश्ती का जो सिद्धांत है ये पढ़ना है। देखो रिश्ती का जो नियम है वो हैडन के केस में प्रतिपादित हुआ था। इसे सह प्रयोजन अर्थान्वयन, एक बार जेलों में सवाल पूछा गया था कि सह प्रयोजन अर्थान्वयन का मतलब क्या है। अब लोगों को लगा पता नहीं, ऐसा कंसेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन रिश्ती के नियम को ही सह प्रयोजन अर्थान्वयन कहते हैं।
तो मिसचीफ का रूल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कंसेप्ट है कि कोई भी अधिनियम है उसको पारित करने से पहले कोई भी कानून था उसमें क्या दृष्टि दोष था, उस दृष्टि और दोष को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या उपाय किया, उसके पीछे क्या कारण थे। ऐसे 4 ऐसे प्रिंसिपल दिए गए हैं, तो आपको दृष्टि का नियम जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, 2 कंसेप्ट हैं। पहला है एडिसन जनरिस और दूसरा है नोसिटर सोसाइस, सजातीय अर्थान्वन, और एक होता है जिसे बोलते हैं सजातीय अर्थान्वन और एक होता है नोसिटर सोसाइस। तो ये दो आपको एक मैगजीन मिलेंगी जो आपको पढ़नी है। देखो एडिसन जनरिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे पति पत्नी साथ रहते हैं, तो पति बाहर जा रहा है घूमने के लिए। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं क्या लेके आऊं, तो पत्नी ने कहा ब्रेड ले आना, बिस्किट ले आना और देख लेना आप। तो यहाँ बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, क्या पत्नी ने कहा है फ्रिज ले आना, टीवी ले आना? नहीं, ब्रेड, बिस्किट और ग्रोसरी के सामान पे जो आपको ठीक लगता है ले आना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, एडिसन जनरस का मतलब क्या हुआ, सजातीय अर्थ। उसी अर्थ में जैसे आपसे मैं पूछूं 1, 3, 5, नेचुरल सी बात है आप यहाँ पर अब कहेंगे 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका सजातीय अर्थान्वयन यानी एडिसन जनरस। तो एडिसन जनरस का जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नोसिटर सोसाइस अर्थात साहचर्य से जानना, अर्थात जब कानून जो है उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो शब्द वहां पे यूज हुआ है उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, तो ये सिद्धांत कहता है कि जो उसके आसपास शब्द दिए गए हैं उससे उसका मीनिंग याद करो। उससे क्या होगा कि आप उसका मीनिंग पता कर लोगे जो मीनिंग वहां पे मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये कुछ 5 सिद्धांत मैंने बताया आपको। पहला है ग्रामेटिकल, दूसरा है गोल्डन, तीसरा जो है वो है मिसचीफ रूल, चौथा आपको पढ़ना है नोसिटर सोसाइस और 5वां जो है एडिसन जनरस। ये 5 जब आपके सिद्धांत हो जाए तो एक बार ब्रेक लेना। ब्रेक का मतलब है कि अब हमें ये नहीं पढ़ने हैं, अब हमें पढ़ना है कुछ और। देखिए इसके इसी सिलेबस में मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत जो आपने पढ़ रखे हैं। अगर आपने संविधान को अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा विथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल। तो आपने ये सिद्धांत पढ़ रखे हैं। इसके बाद फिर थर्ड में आप ये करिएगा कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी सिद्धांत यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आप पहले उन्हें पढ़िएगा। जैसे कि सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जिसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, जिसे संविधान के आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत राज्य क्षेत्र में प्रवर्त विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वो संविधान के प्रावधानों से असंगत है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये वर्ड्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको याद होंगे, नहीं तो आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्हीं लाइंस पे है। इस प्रकार से इसमें केस है भीकाजी का केस और सगीर अहमद और एक अंबिका मिल्स, ये 3 केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विलिटी अर्थात पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे सपोज कीजिए कोई कानून है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संविधान में दिए गए जो आपके संविधान में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हें छीनती है, न्यून करती है। तो आप उसकी लैंग्वेज को एज इट इज याद कीजिए क्योंकि उसी से ही बच्चों को क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। जैसे कि सपोज कीजिए पृथक्करण के सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले क्या है, जैसे एक सेव है, उसका इतना सा पार्ट खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे, पूरी सेब को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे, आप उस खराब पार्ट को वहां से काट करके और फिर क्या करेंगे, आप उसको यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों कानून है कि यदि कोई कानून है उसमें से कुछ जो है कोई पार्ट जो है वो गलत है, सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी, बाकी सारे पार्ट को वैलिड करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अलग करने से जो रिमेनिंग जो पार्ट है उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर आपने सेव काटी और उसका 3/4 हिस्सा जो है पूरा खराब है तो आप उस सेव को निश्चित रूप से फेंक दोगे। इसी प्रकार से जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता अब चेंज होने वाली है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि अब ये कानून जो है एग्जिस्ट में नहीं रहेंगे, अब नया कानून लागू होगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे कानून को, पूरी आईपीसी को, पूरी सीआरपीसी को, पूरे एविडेंस को अब जो है हटा करके और नए कानून आ रहे हैं। तो पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि कानून में से वो पार्ट जो कि सही नहीं है उसे अलग करके और शेष को लागू करना। तो इसके लिए बम्बई वर्सेस बलसार ये केस आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ए के गोपालन का केस है, की हो तो हालूहान जाचीलू का केस है,
ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके अलावा राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 245 में मेंशन किया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। और जो है आभासी विधान का सिद्धांत। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के छह जो है आपके इम्पोर्टेंट जो है प्रिंसिपल सिद्धांत बताए गए हैं, आप उन्हें पढ़िएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चों, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे कलरेबल क्या होता है, विथ सब्सटेंस क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख करके आप उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आपको थर्ड में ये करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कानून का वर्गीकरण करना है पहले इसमें। दूसरे में पढ़ने आपको 5-6 कंसेप्ट। सबसे पहले आपको ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, दूसरा है गोल्डन रूल क्या होता है, तीसरा है मिसचिफ क्या होता है, एडिसन जनरस क्या होता है, नोसिटस सोसाइस का सिद्धांत क्या होता है। ये 5 रूल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत मेंशन किए गए हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें है दंड कानून, जो आपके पीनल लॉज है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। तो पीनल लॉज जो है इनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे, मतलब प्रैक्टिकल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत छिपे हुए हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में प्लस कोर्ट्स में बहुत काम आते हैं। जैसे जब तक कोर्ट जो है रीजनेबल डाउट, अर्थात जब तक मामला जो है संदेह से परे साबित नहीं होता, तब तक कोर्ट जो है अक्यूज को छोड़ देता है। मतलब क्या हुआ, कोर्ट हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है, अक्यूज को मिलता है। अर्थात संदेह का लाभ जो है किसको मिलता है, अक्यूज को मिलता है। अगर कोर्ट के मन में इतना सा भी डाउट आ गया कि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है, कोर्ट के पास कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, तो कोर्ट कभी भी किसी भी अक्यूज को पनिशमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो दंड कानून है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लागू होता है। कोई भी पीनल लॉज जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, उसका भूतलक्षी प्रवर्तन नहीं होता है, वो प्रोस्पेक्टिव अप्रोच रखते हैं, अर्थात भविष्य लक्ष्य अप्रोच रखते हैं। इसके अलावा ये है कि किसी भी अपराधी को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका मामला जो है संदेह से परे साबित नहीं हो जाए, अर्थात बियॉन्ड डाउट जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक किसी अक्यूज को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके बाद कुछ लैटिन मैगजीन दे रखी होंगी, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को मत पढ़ना, पहले आप लैटिन मैगजीन लिखना, उसके सामने उसका मतलब लिखना, उसके सामने जो है जो भी लैटिन मैगजीन मेंशन की गई है उसका सिर्फ पहले मतलब लिखना, और फिर उसको पढ़ करके और फिर एक रीडिंग मारना। तो ओवरऑल इस किताब को आपको किस तरह से पढ़ना है, इसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले एक एक जैसे मैं हमेशा हर अपने वीडियो में कहती हूँ कि बच्चों शॉर्ट ट्रिक जो है वो हमेशा काम करती है। एग्जाम में कभी भी आप थ्योरी को लेकर के नहीं जा सकते जब तक आपके पास कुछ की पॉइंट्स नहीं हो, और खासकर इंटरप्रिटेशन में जहाँ पे कोई सेक्शन पॉइंट्स है ही नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस किताब का एक ओवरव्यू अपने दिमाग में बनाना है। वो कैसे बनेगा, जैसे जब मैंने इसको पढ़ा था, जब मैं एलएलबी में थी, तो मुझे भी लगता था कि कैसे पढूं मैं, क्या करूं। तो आप एक सिंपल सी बात है, जो रजिस्टर, जिसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, एक रजिस्टर में आपकी सब बुक्स के नोट्स जो है शॉर्ट में बना लीजिए। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, उसमें शॉर्ट में एक पेज पर जो है क्या करना है, आपको लिखना है ग्रामेटिकल रूल, एक पेज पे लिखना है आपको गोल्डन रूल, एक पेज पे लिखना है आपको मिसचीफ रूल। अब सबसे पहले आपको सिर्फ लिखना है उसका मीनिंग मतलब कि आखिर वो है क्या। आप उसमें 5-10 पेज मत भरिए, सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग लिखिए, जो आपकी बुक में शुरू में मेंशन किया होगा कि इसका मीनिंग ये है। जो भी उससे रिलेटेड, जो भी उस प्रश्न को पढ़कर आपको लगता है ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वहां लिख लीजिए। दूसरी बात है, जो भी उसके केसेस हैं, अब देखिए इंटरप्रिटेशन जो है उसमें बिना केसेस में आपको कोई नंबर नहीं देगा, जब तक आप केस नहीं लिखोगे कोई आपको नंबर नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे केसेस भी मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, केसेस को लिखना शुरू कीजिए। 10-15 जितने भी केस आप याद कर सकते हैं जो आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग है, उनकी कहानी पढ़िए। अगर आपको जैसे आलमगीर वाला केस है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। रामावतार वाला केस है, तीरथ सिंह वर्सेस बचितर सिंह, काफोर्ड वर्सेस पूना, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जहाँ जो कहानी आपको याद हो सकती है, तो आप वहां पर उस पेज में, सिर्फ एक पेज में, दूसरा पेज कीजिए मत, उस एक पेज में या 1.5 पेज में जो है पूरे केसेस के नाम लिख लीजिए, और उनका शॉर्ट में कि उसमें क्या, जैसे गन्ना जो है वो उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, गन्ना वेजिटेबल है या नहीं है, पान वेजिटेबल है या नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में उसमें क्या कहानी हुई है। आप ये ऐसा नहीं होगा कि केस का नाम लिखाओगे तो काम चल जाएगा, नहीं।
केस में क्या बच्चों प्रिंसिपल निकल के आया, क्या उसका जजमेंट रहा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप जो है कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट लिखते हैं, तो पहले केस का नाम लिखिए, उसमें लिखेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया। तो इस तरह से आप केस को मेंशन कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अपने शॉर्ट ट्रिक में नोट्स बनाइए। कोशिश कीजिए पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन जो है, जो भी बुक आपके पास आप पढ़ रहे हो, आप भट्टाचार्य सर की बुक पढ़ रहे हैं, आप बावेल सीरीज पढ़ रहे हैं, आप टीवीडी सीरीज पढ़ रहे हैं, आप कोई भी सीरीज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। अब आप जैसे कई बच्चों को मैं देख रही हूँ कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़े, हम नोट से पढ़े। देखो बच्चों, इस समय ये नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी और के खासकर। क्योंकि अगर आपने कोई नोट्स खुद ने बनाए हैं तो आप उन्हें पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपने खुद ने बनाए हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसे कोई नोट्स जो किसी और के हैं या फिर कहीं पर इधर उधर भटकना, उन सबको छोड़ कर के सिर्फ और सिर्फ आप टारगेट कीजिए कि मैं कैसे जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करूं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसके शॉर्ट ट्रिक में खुद के एक एक पेज में जो है लिख लिख के नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में दोबारा काम आने वाला है। इसलिए ये पेपर थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो बाद में मुश्किल नहीं होगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही समराइज वे में आपको बताया है कि आखिर आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं, चाहे गोल्डन रूल है, चाहे आपका मिसशीफ रूल है, या फिर जो भी जितने भी रूल्स हैं, उन सबको लेके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही।